नमस्कार दोस्तों, मैं अमल देशमुख फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं प्रॉफिट फ्रॉम मीट की ओर से। हमारी ये 9/1/2023 की रिजल्ट की श्रृंखला में इस श्रृंखला में आज हम जो कंपनी प्रेजेंट करने वाले हैं वो कंपनी है HDFC AMC। तो हम आज इसमें HDFC AMC का पास्ट देखेंगे, उसके साथ साथ इसका करंट रेट भी देखेंगे, इस 9 मंथ्स के रिजल्ट्स भी देखेंगे। 9 मंथ्स के रिजल्ट्स के बाद हम इसके कुछ मेजर कॉस्ट देखेंगे, क्या खर्चे कहाँ पे हुए। उसके बाद हम इसके कुछ फ्यूचर एस्टिमेशंस भी देखेंगे। उसके बाद हम इसके वैल्यूएशन समझेंगे और उसके बाद हम इसके टेक्निकल्स यानी कि हमारा बाइंग रेंज और कुछ टारगेट्स भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं HDFC AMC के प्रेजेंटेशन को। तो सबसे पहले मैं आपके सामने हमारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो ये है हमारा HDFC AMC का डेटा। अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई भी म्यूचुअल फंड HDFC AMC वाले जो कंपनीज होती है जो कि म्यूचुअल फंड सेल करते हैं, तो उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो वो लोग कितना एसेट मैनेज कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी के बेसिस पे उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले शुरू करेंगे AUM से। तो अगर हम यहाँ पे HDFC AMC को देखें तो HDFC AMC का 2019 में जो AUM था वो लगभग 3.5 लाख करोड़ के अराउंड इसका AUM था, जो कि अभी जो 9 मंथ का भी जो रिजल्ट आया तो उस समय आते वो लगभग 4.5 लाख करोड़ का AUM उनका हो गए। यानी कि अगर हम देखें तो ये 3-4 सालों में इनके AUM का जो ग्रोथ है वो 8% का इनका AUM का ग्रोथ है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात यहाँ पे को बताना चाहूंगा कि कोई भी AMC कंपनी जो है वो उसका AUM कम से कम 15% से बढ़ता है। अभी जैसे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डेटा कम है, इसके लिए हमको यहाँ पे दिख रहा है 8%, लेकिन हम यहाँ पे आगे आने वाले फ्यूचर में फिर AUM में 15% का AUM ग्रोथ की यहाँ पे उम्मीद हम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम AUM के बाद अगर हम सेल्स को देखें तो 2013 में ये कंपनी 830 करोड़ का सेल करती थी और 319 करोड़ का प्रॉफिट करती थी और उस समय उसके जो मार्जिन थे वो लगभग 38% के उसके मार्जिन होते थे। अभी 2022 आते वही कंपनी 830 से बढ़कर के अभी 2115 करोड़ का धंधा करने लगी है और 319 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो भी उनका बढ़कर के 1393 यानी कि लगभग 1400 करोड़ तक का यहाँ पे अब ये प्रॉफिट करने लगी है। और अभी इसके जो मार्जिन है वो लगभग 65.86 यानी कि ये जो मार्जिन है वो अबव 50% ये अपना मार्जिन यहाँ पे मेंटेन कर रही है। काफी कम कंपनी यानी कि काफी ऐसे गिनी चुनी कंपनियों में ये इसका नाम आता है जो कंपनियां ये अबव 50% का मार्जिन यहाँ पे मेंटेन करने में सक्षम रहती है। तो ये जैसे अपना IEX हो गया, CDSL हो गया, तो उसी तरह से ये भी एक कंपनी जो 50% के अबव का यहाँ पे हमें मार्जिन यहाँ पे मेंटेन करके चल रही है। तो इसके बाद अगर हम इसके अब तक के सेल्स की ग्रोथ देखें तो अब तक ये 2013 से लेकर के अब तक वो 11% के CAGR से इसका सेल्स बढ़ा है और लगभग 18% के CAGR से इसका प्रॉफिट बढ़ा है। अभी इसके बाद हम अगर इसके रिजर्व को देखने की कोशिश करें तो इसका जो रिजर्व लगभग 2017 में 1500 करोड़ के अराउंड जो इसका रिजर्व था वो भी बढ़ करके 1500 करोड़ से बढ़ के वो लगभग 5200 करोड़ तक पहुंच गए। यहाँ पे भी हमको लगभग उसने 30% का CAGR पे हमें ग्रोथ यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि हमारे यहाँ पे बुक वैल्यू भी बढ़ा है। उसके बाद ये हमें कंसिस्टेंट डिविडेंड भी दे रही है और इसमें हमें प्राइस एप्रिसिएशन भी मिल रहा है। तो ये पूरा हमारा पास्ट का डेटा देखते हैं। हम एक बात तो यहाँ पे समझ रहे हैं कि इसने पास्ट में अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा यहाँ पे कमा के दिया है। अभी इसके बाद हम इसके करंट ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये है इसका करंट ट्रेंड। अगर हम इसके फाइनेंशियल ईयर 2022 को देखें तो उस समय सेल्स का ग्रोथ जो था वो 14.14% का था, जो कि अभी जो Q1 आया 2023 का यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 का फर्स्ट क्वार्टर, उसमें इसका जो सेल्स का ग्रोथ है वो घट करके 2.96 आ गया। और अगर उसके बाद हम H1 में देखें यानी Q1 प्लस Q2 यानी कि 2 क्वार्टर यानी कि 6 महीने का अगर हम इसका सेल्स का ग्रोथ देखें तो 2.96 के और घट करके 1.62 तक आ गया। और अगर अभी हम 9 मंथ में देखें यानी कि Q1, Q2, Q3 तीनों का अगर मिला के देखें तो अभी भी इसका सेल्स ग्रोथ जो है 1.69% है, जो कि हमें यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे डिमांड में काफी कमी है, यानी कि डिमांड यहाँ पे बिल्कुल नहीं है ऐसा हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये सब देखते हुए हम यहाँ पे जो एस्टिमेट कर रहे हैं
वो उसको 1% का ये फाइनेंशियल ईयर 2023 खत्म होते होते 1% का हम यहाँ पे सेल्स ग्रोथ यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसके मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसके 65% थे, जो कि फिर से क्वार्टर 1 में घट करके 60% हो गए। फिर H1 में वो 63% है और 9 मंथ में वो 64%। तो यहाँ पे हमें मार्जिन तो ये कांस्टेंट अबव 60% यहाँ पे हमको मेंटेन करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अभी हम इसके AUM की तरफ चलते। अगर हम देखें तो इसके जो 2022 में AUM का ग्रोथ था वो 19.63% का उसका AUM का ग्रोथ था। फिर जो क्वार्टर 1 आया 2023 का उसमें वो घट करके 13.55 आ गया। उसके बाद अगर हम H1 देखें तो क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 दोनों का मिला के और नीचे यानी कि 8.01% आ गया। और अगर हम 9 मंथ का देखें तो ये अभी 5.55 यानी कि 8.01% से भी घट करके 5.5% तक यहाँ पे आ चुका है। तो ये सब सिनेरियो देखते हुए हम इसमें 4% का ग्रोथ यहाँ पे आने वाले 2023 के फाइनेंशियल ईयर खत्म होते हुए उम्मीद कर रहे हैं। अभी अगर हम इसके प्रॉफिट्स भी देखें तो प्रॉफिट भी 5% से टूट के -9.25% आ गए क्वार्टर 1 में। फिर H1 में वो थोड़ा सा सुधर के -1.74 और 9 मंथ में और थोड़ा सा 1.74 सुधर के 0.19% तक यानी कि ये अपने ब्रेक इवन तक यहाँ पे प्रॉफिट भी आए। तो अगर ये सारा सीनियर देखें तो हम यहाँ पे इसके प्रॉफिट में फाइनेंशियल ईयर 2023 में हम प्रॉफिट में -1% का डिग्रोथ यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। अभी यहाँ पे धंधे क्यों टूटे या फिर AUM क्यों कम हुआ, तो यहाँ पे पिछले कुछ क्वार्टर्स में सेबी ने कुछ नए रेगुलेशंस लाए, तो वो नए रेगुलेशंस की वजह से इनका AUM भी अफेक्ट हो रहा है और यहाँ पे इनके सेल्स भी यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं। और अगर हम देखें तो लगभग पिछले 1 साल से हमारा मार्केट भी करेक्शन में है। अगर मार्केट करेक्शन में है, अगर मार्केट ये हमारा AUM कब बढ़ता है, जब मार्केट बढ़ता है, या फिर अगर मार्केट ही 1 साल से करेक्शन में है तो वो हमारे AUM में नहीं, AUM में ग्रोथ दिखाएगा। और अगर AUM में ग्रोथ नहीं आएगा तो वो सेल्स में भी ग्रोथ नहीं आएगा, क्योंकि जब तक AUM नहीं बढ़ेगा इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। तो ये मार्केट करेक्शन होने की एक रीजन यहाँ पे भी है और दूसरा रीजन है कि सेबी के कुछ रेगुलेशंस उन्होंने अपडेट किए, तो ये एक वजह। तो ये दो चीजों की वजह से इनके अभी धंधे टूट रहे। वैसे अगर देखा जाए तो ये कंपनी काफी अच्छी कंपनी है, क्योंकि काफी कम कंपनी है जो 50% के अबव का नेट प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पाती, तो उनमें से ये एक कंपनी है। तो ये आने वाले दिनों में आपको लगभग 15% का ग्रोथ तो देगी ही देगी, लेकिन अभी इसका ट्रेंड थोड़ा बिगड़ा हुआ है। लेकिन हम इसमें कंपनी के परफॉर्मेंस में हम इसमें कोई डाउट नहीं ले सकते, क्योंकि कंपनी तो अच्छी ही है। तो ये तो हो गया इसका भी करंट ट्रेंड। इसके बाद हम इसमें इसके 9 मंथ के रिजल्ट्स को हम यहाँ पे समझते हैं। तो अगर यहाँ पे 9 मंथ में अगर देखें तो इसका AUM जो है वो 5.5% से बढ़ा हुआ है, और इसका जो रेवेन्यू है वो 1.69% से बढ़ा है, और इसके जो प्रॉफिट्स बढ़े हुए वो -0.19% से यानी कि डिग्रोथ में है। अगर हम ये देखें कि AUM से इनके धंधे थोड़े कम बढ़े, तो वही इफेक्ट यहाँ पे हम जो सेबी के जो रूल्स और रेगुलेशन में कुछ चेंजेस आए तो उसका इफेक्ट यहाँ पे भी दिख रहा है। क्योंकि अगर AUM 5.5% से बढ़ता है तो हमारा रेवेन्यू भी 5.5% से बढ़ना चाहिए, लेकिन AUM यहाँ पे हमारा सिर्फ 2% से बढ़ा है। तो यहाँ पे हमें क्लियर नजर आ रहा है कि सेबी के रेगुलेशंस का कुछ इफेक्ट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो ये जो कंपनी है वो इंडिविजुअल नंबर ऑफ लाइव अकाउंट जो 1 करोड़ यहाँ पे लाइव अकाउंट वो यहाँ पे मेंटेन कर रही है, यानी कि 1 करोड़ के लोग हमारे पूरे इंडिया के लगभग 1 करोड़ लोगों को उन्होंने टारगेट किया कि जो इनके पास अभी SIP या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किए हुए। ये तो होगा इसका इस 9 मंथ का रिजल्ट। अभी इसके बाद हम इसके कुछ मेजर खर्चों को देखने की कोशिश करते हैं। वैसे AMC वाली कंपनी में कुछ मेजर खर्चे तो होते ही नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो एम्प्लॉय का खर्चा होता है, जो कि इनके पूरे खर्चे में एम्प्लॉय का खर्चा 52% का एम्प्लॉय का खर्चा ही होता है। तो वो लगभग फ्लैट ही है, यानी कि ना बढ़ा है ना घटा है। और अगर हम देखें थोड़ा सा अदर एक्सपेंसेस इनके बढ़े हुए वो कुछ 18% से बढ़े हुए, बाकी वैसे इनके खर्चे में कुछ खास वो नहीं है। इसके बाद अगर हम इसके फ्यूचर एस्टिमेशंस को समझने की कोशिश करें तो 2023 में हम इसको सेल्स में 2136 करोड़ का सेल्स उम्मीद कर रहे हैं, जो प्रॉफिट जो है
वो 1377 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं। और इसका जो ईपीएस है वो हम इसका 65 का ईपीएस उम्मीद कर रहे हैं। और इसका जो फेयर वैल्यू होगा वो फेयर वैल्यू हम यहाँ पे 1941 का फेयर वैल्यू यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। और इसमें हम एयूएम जो उम्मीद कर रहे हैं 2023 में वो लगभग 4,80,000 करोड़ के अराउंड हमें इसका एयूएम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसको 2025 में देखें, अगर हम 2023 को अगर हम पूरा सेल्स प्रॉफिट और ये चेक करें तो हम जैसे 2022 का जो डेटा है अराउंड ये डेटा हमको यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम इसमें सेल्स ग्रोथ भी 1% का उम्मीद कर रहे हैं और प्रॉफिट ग्रोथ भी -1%, यानी कि लगभग म्यूटेड ग्रोथ है इसका। तो जैसे 2022 के फिगर है वैसे ही हमें 2023 में यहाँ पे फिगर दिख रहे हैं। इसके बाद अगर हम 2025 को देखें तो हम इसमें सेल्स में 2825 करोड़ के सेल्स की उम्मीद कर रहे हैं। प्रॉफिट जो है 1780 करोड़ का प्रॉफिट उम्मीद कर रहे हैं। इसका ईपीएस जो 86 का ईपीएस उम्मीद कर रहे हैं। और इसका जो फेयर वैल्यू है वो लगभग 2567 यानी कि 2500 के ऊपर हम इसका फेयर वैल्यू पे उम्मीद कर रहे हैं। और इसका जो एयूएम है वो उस समय 2025 तक 5,17,000 करोड़ तक एयूएम इसका बढ़ सकता है। अगर अभी 2030 को हम देखें तो 2030 में हम इसमें जो सेल्स की उम्मीद कर रहे हैं वो लगभग 5,682 करोड़ के सेल्स की उम्मीद कर रहे हैं। और इसका जो प्रॉफिट है वो भी 3580 करोड़ के प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हैं। और उसका जो ईपीएस है वो भी 172 करोड़ की उम्मीद कर रहे हैं। उसका फेयर वैल्यू भी हम 5,164 का उम्मीद कर रहे हैं। और इसका जो एयूएम है वो भी बढ़कर के 558 यानी कि लगभग 5.5 लाख करोड़ तक 5.5 लाख करोड़ के एयूएम की हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसको 2035 में अगर देखें तो 2035 में हम 10,014 करोड़ के सेल्स की उम्मीद कर रहे हैं। 6,309 करोड़ के प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हैं। और इसमें 303 का ईपीएस उम्मीद कर रहे हैं और 9,100 का हम यहाँ पे फेयर वैल्यू पे उम्मीद कर रहे हैं। और उस समय हम जो एयूएम उम्मीद कर रहे हैं वो लगभग 6 लाख करोड़ के ऊपर का हम यहाँ पे एयूएम उसमें उम्मीद कर रहे हैं। अभी इसके बाद हम थोड़ा सा इसके वैल्यूएशंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ईपीएस को देखते हैं। तो इसका जो 2022 का जो ईपीएस था वो 65.36 था। जो ट्रेल ईपीएस है वो 65.2 है, यानी कि इसको हम करंट ईपीएस भी बोल सकते हैं। और इसका जो फॉरवर्ड ईपीएस होगा यानी कि 2023 का फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होते तो वो भी 65.85 दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें ईपीएस बिल्कुल फ्लैट दिख रहे हैं। इसीलिए हमारे जो एक्सपेक्टेशन है 2023 में सेल्स प्रॉफिट के वो भी जैसे अभी 2022 के वैसे हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसके ईपीएस के बाद अगर पीई को समझे तो इसका जो पीई है वो 2022 फाइनेंशियल ईयर 2022 में 32.83 था। वो अभी ट्रेल पी यानी कि करंट पी 28.46 है। और इसका जो फॉरवर्ड पी है वो भी 28.18 है। और इसका अगर पेग रेशियो देखे तो 29 है। दोस्तों पेग रेशियो 29 इतना क्यों है? क्योंकि इसमें ना ही सेल्स में ग्रोथ है और ना ही प्रॉफिट में ग्रोथ है। तो जैसे ही इसमें सेल्स या प्रॉफिट में ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा तो ये पेग रेशियो अपने आप खुद को एडजस्ट कर नीचे आएगा, यानी कि अपने खुद को वहां पे एडजस्ट कर लेगा। चलिए अब हम कुछ इसमें मैनेजमेंट की कमेंट्री को देखते हैं। तो मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है उसमें उनका सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 4.13 मिलियन सिस्टमेटिक ट्रांजैक्शंस with a value of rupees 50.7 billion processed during the month of December 2022, यानी कि दिसंबर 2022 में लगभग 41 लाख ट्रांजैक्शंस की जिनका वैल्यू 15,700 करोड़ है वो यहाँ पे एक ही महीने में प्रोसेस हो गए। तो एक अच्छी बात है, अगर इसका एयूएम बढ़ेगा तो इन कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा और वो जो रेवेन्यू बढ़ेगा तो एक स्टॉक के प्राइस पे हमको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ यहाँ पे दिखेगा। अभी इनका जो इंडिविजुअल मंथली एवरेज एयूएम है जो इंडस्ट्री का, उस इंडस्ट्री के मंथली एवरेज एयूएम में इनका जो मार्केट शेयर है वो 12.8% का मार्केट शेयर है, जो कि हम इसको एक अच्छा मार्केट शेयर यहाँ पे हम बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसका तीसरा पॉइंट देखें तो इनके पास जो टोटल लाइव अकाउंट्स है लगभग 1.08 करोड़ के इनके पास लाइव अकाउंट्स है। और अभी जो इनके यूनिक कस्टमर्स है जो कि पैन या फिर PKRN से आइडेंटिफाई होते हैं, तो पूरे इंडस्ट्री के मुकाबले इनके मार्केट शेयर 17% का, यानी कि पूरे इंडस्ट्री के 36.7 मिलियन है, उनके सामने इनके यूनिक कस्टमर जो है 6.3 मिलियन, यानी कि
लगभग इंडस्ट्री के पूरे इंडस्ट्री के 17% ये स्टेक यहाँ पे इनका जाता है। इसके बाद अगर हम अगला पॉइंट देखें तो अगला फोर्थ पॉइंट जो है इनका, द इंडस्ट्री क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ ₹40 ट्रिलियन एंड क्लोज द क्वार्टर विद AUM ऑफ 39.9 ट्रिलियन एंड इक्विटी AUM ऑफ ₹20.1 ट्रिलियन। यानी कि इस क्वार्टर में इसका जो इंडस्ट्री का जो AUM है वो 40 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है, और इसका जो इक्विटी का AUM है यानी कि म्यूचुअल फंड का जो पूरा पैसा लगता है उसमें जो इक्विटी में जो पैसा लगा हुआ है वो लगभग 20 लाख करोड़ यहाँ पे इक्विटी में पैसा इनका लगा हुआ है। तो ये 20 लाख करोड़ एक काफी बड़ी अमाउंट है। अगर हम देखें तो अभी का जो सिचुएशन है बिल्कुल 2008 जैसा है। 2008 में FII काफी ज्यादा यहाँ पे बेच के यहाँ से निकल गए थे, वैसे ही अभी हमारा अभी भी इस समय भी FII काफी ज्यादा बेच के निकल गए। लेकिन 2008 में हमारा जो मार्केट टूटा था वो 50% करेक्ट हुआ था, लेकिन अगर हम अभी देखें तो वो लगभग 25% का उसका करेक्शन है। तो इसका रीजन ये है कि जो 2008 में म्यूचुअल फंड वाले AMC इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन अभी अगर देखें तो 20 ट्रिलियन अगर यहाँ से हमारे DI वालों ने इक्विटी को फ्लो दिया है, तो म्यूचुअल फंड का जो फ्लो उनका हमारा इक्विटी मार्केट में आया है, तो FII के बेचने के बावजूद भी हमारा मार्केट उतना नहीं टूटा जितना कि 2008 में टूटा था। तो एक हमारे लिए आने वाले दिनों में एक अच्छी एक निशानी हम इसको बोल सकते हैं। इसके बाद इनका अगर पांचवा पॉइंट देखें तो इनके जो इंडिविजुअल फोलियोज ऑफ इंडस्ट्री के जो इंडिविजुअल फोलियोज है वो लगभग 14 करोड़ क्रॉस हो चुके हैं, और उसमें जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है उनका जो मंथली एवरेज AUM जो दिसंबर 2020 में देखा गया वो लगभग 58% का इनका मंथली एवरेज यहाँ पे दिख रहा है। और अगर इनका अगला 6 पॉइंट अगर देखें तो अभी तक HDFC AMC जो था वो सिर्फ HDFC जो हाउसिंग फाइनेंस वाली बैंक थी उसके अंदर ये कंपनी आती थी। तो HDFC बैंक इनको एक एजेंसी की तरह देखता था, यानी कि HDFC बैंक क्या करता था, किसी का भी जहां से इनको पैसा मिला उनका सर्विस बेचता था, फिर चाहे वो ICICI बेचेंगे या फिर SBI बेचेंगे। लेकिन अभी क्या होगा, जब ये HDFC बैंक में HDFC मर्ज हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट इसका जो फायदा है वो HDFC AMC को भी मिलेगा, क्योंकि HDFC बैंक जो है उसको अभी खुद का कंपनी मान के अभी वो HDFC AMC के भी प्रोडक्ट HDFC बैंक के अंदर बिकना शुरू हो जाएंगे, जैसे भी हमारा SBI कर रहा है। तो इसकी वजह से HDFC बैंक का जो कस्टमर बेस है वो भी उनको HDFC AMC वालों को मिलेगा। तो एक इनका धंधा बढ़ने के लिए हम इसका अच्छा साइन इसको मान सकते हैं। अभी इसके बाद हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगस्त 2018 के साथ हमने दिसंबर 2022 के शेयर होल्डिंग पैटर्न को यहाँ पे कंपेयर किया है। तो 2018 में इनके प्रोमोटर के पास 82.93 यानी कि ऑलमोस्ट 83% का स्टेक था, जो कि अभी 62.78% हो गया। तो ये कुछ सेबी के रूल्स की वजह से इनका जो है वो प्रोमोटर का यहाँ पे स्टेक होल्डिंग यहाँ पे कम हुआ है। इसके बाद अगर हम म्यूचुअल फंड देखें तो उस समय पे म्यूचुअल फंड 6.5% म्यूचुअल का स्टेक था, जो कि अभी 3.1% का है। और अगर हम FII को देखें तो उस समय पे 2.6% का FII का जो स्टेक था वो भी बढ़ करके 23% यहाँ पे हो गया है। ये तो हो गया उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम इसके टेक्निकल्स देखने की कोशिश करते हैं कि इसके बाइंग रेंज टारगेट्स वगैरह हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो बाइंग रेंज निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है नियर अबाउट 1718। और अगर आप देखें तो अभी भी हमारा ये जो स्टॉक है हमारे इसी बाइंग रेंज के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये हमारे लिए एक बाइंग के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और जो लोग SIP करते हैं उनके लिए कोई इशू नहीं, हर महीने वो अपना यहाँ पे SIP कर सकते हैं। अभी अगर इसका हम टारगेट देखें तो इसने आने वाले 3 सालों में इसके टारगेट की जो उम्मीद कर रहे हैं उसकी हम 6802 के टारगेट की हम यहाँ पे आने वाले 3 सालों में इसमें उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था HDFC AMC का हमारा पूरा ये 9 मंथ का रिजल्ट का एनालिसिस। तो ये वीडियो कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमारा जो ये प्रॉफिट फॉर्म इट कंपनी है ना ही कोई टिप प्रोवाइडर कंपनी है, ना ही कोई रिकमेंडेशन वाला कंपनी है। तो हमारे ये डेटा पे
कोई भी डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि हम ये जो पूरा डेटा लेते हैं BSE के साइड से डेटा लेते हैं, तो हमारे इस डेटा पे कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप खुद का एनालिसिस खुद कर ले या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर ले। तो दोस्तों थैंक यू, ये था हमारा HDFC AMC का पूरा प्रेजेंटेशन।